हमारे प्राचीन ग्रंथों में नारद वास्तव में क्या थे? तो हजारों हमारे जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, जो जिनको कहा जा सकता है कि कम से कम 10,000 वर्ष उनका लेखन और निर्माण प्रारंभ हुआ, पहले श्रुति से, फिर लिखित में, और जो पुराना ग्रंथ भी है और आज से 1500-1600 साल पुराने ग्रंथ भी हैं। उन सब में 4 भगवान तो लगभग सभी ग्रंथ में है, नारायण, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। ये तो भगवान के रूप में लगभग हर ग्रंथ में हमको किसी ना किसी रूप में प्राप्त होते हैं, परंतु एक मानव जो लगभग हर ग्रंथ में किसी ना किसी रूप में उपस्थित रहता है, वो पात्र है नारद। नारद, अगर आप प्राचीनतम कहानी जिसको कथा कह सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र की कथा का पाठन करें तो आपको पता लगेगा कि एक समय में नारद राजा हरिश्चंद्र को भी सत्य के पथ पर अडिग रहने का उपदेश देते हैं, चाहे उसके लिए राज्य, पत्नी, बेटा सबका त्याग करना पड़े। अगर आप रामायण काल में देखें तो रामायण में नारद रावण को भी कुछ परामर्श देते हुए दिखते हैं। राम से भी उनकी वार्ता है। रामायण के काल में भी वो किसी ना किसी तरह से आपको उपस्थित लेते हैं और उनके कारण से कोई विचार बनते हैं और किसी ना किसी घटनाक्रम को एक मूर्त रूप मिलता है। एक बड़ा अच्छा संदर्भ नारद क्या है, इसका बड़ा अच्छा संदर्भ एक भागवत पुराण में आता है। जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत जाते हैं तो उनको नारायण के जो पार्षद हैं वो रोकते हैं और नारायण के पार्षद उनको नारायण के पास ले जाते हैं। तो यमराज के जो दूत हैं वो यमराज के पास जाकर के कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, अगर इस तरह से कई व्यवस्थाएं चलेंगी तो यमराज की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो यमराज कहते हैं कि ये तो नारायण के दूत हैं और नारायण के जो डिक्टेट है वो हम सब पर चलता है, परंतु जो महत्वपूर्ण बात उस समय उन्होंने कही वो ये है कि इस सृष्टि का जो कुल रहस्य नारायण ने 12 लोगों को दिया है। केवल 12 भगवान या 12 देवताओं या 12 मनुष्यों को दिया है, उनके नाम वो बताते हैं और उनमें दूसरा नाम नारद ऋषि का है, अन्य नाम है ब्रह्मा, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव और स्वयं यमराज। तो आप देखिए कि नारद का हमारे प्राचीन इतिहास में, प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन सभ्यता में क्या स्थान था। वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में, सर्वश्रेष्ठ मानवों में माने जाते थे। अगर आप हनुमान चालीसा की बात करें, हम रोज आप लोग उसका पाठ करते ही हैं, उसमें भी नारद सारद सहित अहिंसा का जिक्र आता है। गीता के 10वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, वो अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और वो सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूं। जैसे वो बताते हैं कि पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ बरगद का या पीपल का पेड़ है और वह मैं हूं। वो बताते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। उसी तरह ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ऋषियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो नारद है। इसी का एक संदर्भ और जानना चाहिए जिससे हमें इस बात की थोड़ा सा समझ आए कि नारद हमारी संस्कृति में क्या स्थान रखते हैं।
महाभारत के युद्ध की बात है। भीष्म जो है वो शरशैया पर पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और युधिष्ठिर पूछते हैं उनसे कि पितामह, ये बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति है, किसको आदर्श व्यक्ति माना जाए, जो सर्वश्रेष्ठ है और जिसको सब लोग श्रेष्ठ मानते हैं। तो भीष्म उसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि देखो धर्मराज, मैं आपको उस वार्ता को बताने का प्रयास करूंगा जिसमें उग्रसेन ने कृष्ण से पूछा कि नारद को सभी लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। नारद की मित्रता करने के लिए इस सृष्टि में सब लोग क्यों उत्सुक रहते हैं। तब कृष्ण ने उग्रसेन को बताया। बहुत लंबा एक उत्तर है, उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कृष्ण ने महाभारत में ये संदर्भ आता है। वो कहते हैं कि नारद सभी शास्त्रों के ज्ञाता व आदर्श आचार व्यवहार के व्यक्ति हैं। सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आदर्श आचार व्यवहार के व्यक्ति हैं, फिर भी उन्हें अभिमान नहीं है और कभी भी वो डींग नहीं हाँकते। आगे कहते हैं सदाचार के मूर्त रूप है और विचार व व्यवहार में वो विभिन्नता के परिचायक हैं। उन्हें कौन मित्र बनाना नहीं चाहता। जो लोग इस विषय में और जानना चाहते हैं वे इस संदर्भ को, महाभारत के संदर्भ में इसको पढ़ सकते हैं। तो नारद का हमारे समाज में इतना मान सम्मान था कि अगर उनको कहा जाए कि वो सर्वश्रेष्ठ मानवों में थे। और आप सबको मालूम है कि नारद ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान सभी देवता और यहां तक कि भगवान भी उनका सम्मान करते थे। उनको ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। ये मानस पुत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी समझने की बात है। एक तो बायोलॉजिकल फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं जिनकी वो संतान होते हैं। एक वो गुरु होते हैं, जो मेंटर होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो उनके संरक्षक होते हैं, जो व्यक्ति की बौद्धिक और लोग मानते हैं कि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। अर्थात ब्रह्मा के पास इस सृष्टि का जो ज्ञान था वो ज्ञान ब्रह्मा ने नारद को दिया था। इसके साथ साथ नारद को भगवान नारायण का भी भक्त माना जाता है। भगवान नारायण भी भक्त हैं और उनके आपस के संबंध ऐसे रहते हैं कि कभी नारद उनसे खफा भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, और कभी नारायण को ये लगता है कि नारद को अब कुछ सिखाने की आवश्यकता है, कुछ उनको आभास कराने की आवश्यकता है, तो उनको वो उस तरह की घटनाक्रम का भी आयोजन करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसे हमारे ऐतिहासिक और प्राचीन ग्रंथों के पात्र को हमने बहुत छोटा करके हमने अपने समाज के सामने फिल्मों के माध्यम से, कॉमिक्स के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप में से जो थोड़ा 40-50 उम्र से अधिक हैं, आपको ध्यान होगा कि एक हिंदी के राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक कॉलम चलता था, नारद जी खबर लाए हैं। उसके माध्यम से वर्षों तक ऐसी छवि बनाई गई कि नारद जो है वो राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे। परंतु वास्तव में नारद क्या थे, जरा संक्षिप्त में उसको समझने का प्रयास करें। सबसे प्रथम तो नारद जो थे वो अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे और वो कई विषयों में विद्वान थे। एक तरफ से उन्होंने नारद स्मृति लिखी जिसमें उस समय के जो
कानून थे, उनके जो नियम थे, उनमें जो व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति के जो दायित्व थे, राजा का दायित्व, प्रशासन का दायित्व, और जीवन में व्यक्ति को किस प्रकार से रहना, दिनचर्या क्या रखनी, एक इस तरह का एक ज्ञान से भरपूर एक ग्रंथ का सृजन नारद के नाम से है। दूसरी तरफ उन्होंने संगीत के विषय में ग्रंथ लिखा है, क्योंकि वो अपने आप उन्होंने संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की थी और संगीत के मर्मज्ञ थे। उसी तरह उन्होंने नारद पुराण में उनके कई संदर्भ आते हैं जब वो राजनीति से लेकर सामाजिक विषयों से लेकर और गृहस्थ के जीवन तक की जो काउंसलिंग जो है, जो परामर्श है, वो समय समय पर विभिन्न लोगों को देते हैं। इस तरह से नारद एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति के रूप में हमारे ग्रंथों में उभर करके आते हैं। नारद ज्ञान के सृजनकर्ता भी थे। केवल जो ज्ञान प्राप्त किया था उसी ज्ञान को वो संचार नहीं करते थे, वो ज्ञान को निर्माण भी करते थे। और जो उन्होंने नारद संहिता लिखी और नारद का जो संगीत का जो पुराण है, उसमें ये सिद्ध होता है कि उन्होंने नया भी बनाया, वो इन्होंने इनोवेशन भी की, और उन्होंने उस समय के जो ज्ञान था जगत में, उसमें उन्होंने कुछ और भी अंश डाला। इसके साथ साथ हम सबको मालूम है कि नारद एक ही व्यक्ति हुए हैं जो आकाश पताल भूमि, किसी भी लोक में, किसी भी दरबार में, किसी भी घर में, यहां तक कि किसी के शयन कक्ष में कभी भी जाने की उनको अनुमति थी। वो कहीं भी जा सकते थे। अब वो जाते कैसे थे, वो आज के अगर एक समय में शायद ऐसा विज्ञान भी सिद्ध करेगा कि आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके, डिसइंटीग्रेट करके, ट्रांसफॉर्म करके और फिर इसको रीअसेंबल करके एक स्थान से दूसरे स्थान में बिना यात्रा किए जा सकते हैं। शायद नारद को वो उस समय का विज्ञान और उस समय की ये टेक्नोलॉजी मालूम थी, परंतु ऐसा माना जाता है कि नारद बहुत दूर दूर तक और सभी लोकों में, सभी दरबारों में, सभी राज दरबारों में, सभी घरों में आने जाने का उनको थी। उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, उनके पास कोई प्रवेश पत्र नहीं था, परंतु देवताओं के दूत ही नहीं केवल थे, भगवान नारायण के ही केवल दूत नहीं थे, परंतु वो समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के और परिस्थितियों का मूल्यांकन करके और किस प्रकार से नारायण या पृथ्वी या इसका सृष्टि का सृष्टिकर्ता किस प्रकार की घटनाक्रम को का आंकलन किया हुआ है, डेस्टिनी में क्या लिखा है, भविष्य में क्या लिखा है, उस और घटनाक्रम को मोड़ने का अपने संवाद से प्रयास करते थे। इस प्रकार से नारद को दूत की शब्दावली ग्रंथों में दी गई है, परंतु हमारे जो ट्रांसलेशन करने वाले थे, अनुवाद करने वाले थे, उन्होंने दूत का ट्रांसलेशन किया मैसेंजर के में, संदेशवाहक के रूप में किया। मित्रों, नारद केवल मात्र संदेशवाहक नहीं थे, वो अपना ही मैसेज बनाते थे, अपना ही वो विषय वस्तु बनाते थे। इसलिए अगर नारद को अगर आज के संदर्भ में समझना हो तो नारद को ऐसा मान सकते हैं कि वो राजदूत थे, मगर वो स्वतंत्र राजदूत थे। जैसे कि पत्रकारिता में फ्रीलांस पत्रकार होते हैं, उसी तरह से आज भी डिप्लोमेसी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फ्रीलांस एम्बेसडर्स माना जाता है। अमेरिका के पूर्व जो फॉरेन सेक्रेटरी किसिंजर से हैं, उनको भी एम्बेसडर एट लार्ज माना जाता है। इसी तरह से नारद भी इस काम को बड़ी गंभीरता से करते थे और एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राजा से दूसरे राजा के पास, एक लोक से दूसरे लोक में जाने का और वहां पर जाके कुछ ना कुछ बताने का, समझाने का और शिक्षा देने का कार्य करते थे। इस प्रकार से नारद को हम एक स्वतंत्र राजदूत के रूप में भी देख सकते हैं। वो एक बहुत अति विद्वान व्यक्ति थे, वो स्वतंत्र राजदूत भी थे।
इसके साथ साथ नारद को संरक्षक और आचार्य के रूप में भी हम ग्रंथों में पाते हैं। हम सबको मालूम है कि जब देवताओं ने दैत्यों को हराकर और दैत्य राज की पत्नी को ले जाकर के, जो वो गर्भवती थी, उसको मारने का प्रयास किया, तो नारद मुनि ने देवताओं को कहकर, इंद्र से कहकर के, और कहा कि इस महिला को मारना आपके लिए उचित नहीं है। तो इंद्र ने कहा कि हम इसको नहीं मारना चाहते, मगर इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है उसको मारने का हमारा संकल्प है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दैत्यों का वंश जो चल सके। तो नारद ने इंद्र से कहकर उस महिला को बचाया, अपने संरक्षण में रखा, और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको गर्भ में संस्कार दिए, गर्भ के बाद उसको शिक्षा और संस्कार दिए, और वो पुत्र जो है वो ध्रुव के रूप में दैत्यों के कुल में भी एक संस्कारी और नारायण का भक्त रूप में उत्पन्न हुआ, और जिसने जीवन में एक धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। इसी तरह प्रहलाद की कहानी भी ऐसी आती है, जिसको नारद ने संरक्षण दिया और नारद ही उसके आचार्य बने। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि केवल भौतिक जगत में नारद का क्रियाकलाप नहीं था, वो एक बहुत अच्छे अध्यात्म के ज्ञाता भी थे और अध्यात्म के प्रैक्टिशनर भी थे। अध्यात्म में किस प्रकार से जीव और निर्जीव में एक समानता है और सब में एक ही परमात्मा का अंश है, वो उन्होंने बताया है। अगर नारद का एक ग्रंथ है जिसको आजकल पूरे विश्व में बहुत गंभीरता से जिसका अध्ययन हो रहा है, वो है नारद के भक्ति सूत्र। नारद के भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं, और इन सूत्रों में नारद भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का वर्णन कर रहे हैं कि भक्त कैसा है, और नारायण उसके भक्त जो भगवान है वो उसको किस रूप में देखते हैं। ये 84 के 84 जो ये कपलेट हैं, ये जो श्लोक हैं, एक एक श्लोक अपने आप में अध्यात्म का एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। और इनको आज पूरे विश्व में जब हम डिवोशनल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब हम भक्त और भक्तों के व्यवहार की बात करते हैं, तो वो हमारे सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो नारद एक अत्यंत ही सम्माननीय व्यक्ति, और नारद को हमारे किसी ग्रंथ में भी देवता या देव के रूप में या नॉन ह्यूमन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। और अगर उसका विश्लेषण करें तो ये कुछ लोगों ने कहा भी है, लिखा भी है कि नारद एक ऐसे व्यक्ति थे जो मानव जाति के उत्थान के लिए अध्यात्म का क्या मार्ग होगा उसको प्रशस्त करने वाले, दिखाने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति को जब हम छोटा करके एक विदूषक के रूप में या किसी जोकर के रूप में या किसी संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो हम अपनी प्राचीन संस्कृति का बहुत ही ह्रास करते हुए दिखते हैं। अब समय ये है जब हमने पिछले 20 वर्षों में नारद के प्रति गंभीरता से सोचना, बोलना, विमर्श करना, लिखना प्रारंभ किया है। तो नारद जयंती के इस अवसर पर सबसे ज्यादा नारद के प्रति हमारा श्रद्धा भाव तब प्रकट होगा कि हम वास्तविक नारद को समझें, और वास्तविक नारद को समझकर उसको फिर समाज के सामने प्रस्तुत करें, और उस नारद से हम क्या सीख सकते हैं उसका प्रयास करें। एक बात और यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि ऐसा लगता है कि 10,000 वर्षों के प्राचीन ग्रंथों के निर्माण में हर ग्रंथ में नारद का होना, इससे ऐसा लगता है कि नारद कोई एक व्यक्ति नहीं थे। नारद किसी संस्था का नाम था,
नारद किसी पोजीशन का नाम था, किसी पद का नाम था, जिस पे जो व्यक्ति पूर्णतया भगवान को समर्पित होता था, जिसका ज्ञान संपूर्ण होता था, जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में काम करता था, जो ब्रह्मचारी रहकर बिना अपना कोई स्वार्थ लिए समाज में काम कर सकता हो, जिसको कुछ निपुणताएं उपलब्ध हो, जिसकी भाषा, जिसका सोच, जिसका विचार भगवान के समकक्ष हो, वैसे व्यक्ति को नारद के रूप में समाज में तो समझा जा सकता है। में भी 9 नारदों की व्याख्या है। इसी तरह से अगर आप बौद्ध संस्कृति में जाएं तो उसमें जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं में कहीं ना कहीं कई बार नारद की एक भूमिका सामने आती है। इस प्रकार से हमको ये भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, जो एक पदनाम होता है, और जो भी उस पद पर रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो जिस पद पर रहता है उसके अनुसार वो लगातार एक तरह के कार्य करते रहते हैं। इस तरह से अगर हम इसका निष्कर्ष निकाल सके, हालांकि शास्त्रों में इसकी कोई व्याख्या नहीं है, परंतु है कि सतयुग और उससे पहले मनुष्य की आयु जो है 1000 वर्षों तक होती थी। अगर 1000 वर्षों में भी उस समय के नारद रहे होंगे तो भी एक नारद हो ऐसा संभव नहीं लगता है। इसलिए इस विषय को अगर हम इस प्रकार से समझ लें कि नारद एक व्यक्ति नहीं था, परंतु एक तरह के व्यक्ति जब एक तरह का काम करते थे तो उन सबको हम नारद ही कहते थे। नारद के विषय में मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। हम सबको, जो खासकर जो हमारा पत्रकार है, अध्यापक हैं, जो इस विषय को समझना चाहते हैं, उनको नारद के प्रति और रिसर्च करके और उसको पूर्ण रूप से हमें समझकर समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम दूसरा उपविषय लें। दूसरा उपविषय है पत्रकारिता या मीडिया। आखिरकार पत्रकारिता है क्या? आज से 300-400 वर्ष पूर्व तो भारतीय समाज में या पूरे मानव समाज में पत्रकारिता नहीं थी। आखिरकार पत्रकारिता है क्या, इसको मूल से समझने का प्रयास करें तो बहुत ही सहज और ओवर सिंप्लीफिकेशन से समझे तो हम कह सकते हैं कि जब हम आपस में मिलते हैं, दिन में कभी भी मिलते हैं या कुछ दिनों में मिलते हैं, तो हम कहते हैं नमस्कार, कैसे हो और क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं हाउ आर यू, हाउ इज इट, व्हाट्स हैपनिंग। हम इस तरह की बातचीत करते हैं क्योंकि हमें इस बात की जिज्ञासा रहती है कि जिससे हम मिले हैं उसकी दुनिया कैसी है, उसके क्रियाकलाप क्या हुए, उसकी भावनाएं क्या चल रही हैं, उसके अनुभव क्या हुए, उसके आसपास क्या घटा, हम जानने का प्रयास करते हैं। और ये मनुष्य की, मानव की एक मूल जिज्ञासा है, जिसको वो लगातार जब से मनुष्य बना है जब से उसको इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए लगा हुआ है। और मेले लगाना, बैठकें करना और इस तरह से नाहन करना, समय समय पर समाज का एकत्रित होना, ये सब इस बात के द्योतक हैं कि मनुष्य अपने आसपास के संसार के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता है और उसके संसार को अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता है। और इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आई, पहले आपके मुद्रण की टेक्नोलॉजी आई तो हमने धीरे धीरे अखबार छापने प्रारंभ किए और आसपास के वातावरण में आसपास कुछ से अधिक लोगों तक पहुंचाने का हमारा बहुत सफल प्रयास रहा। और आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से मुद्रण की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम इस काम को कर रहे हैं। आज हमको जानने की जिज्ञासा रहती है कि अमेरिका में आज कितने नए लोग कोरोना से प्रभावित हुए और कितने लोग जो हैं कोरोना के रोग से मुक्त हुए। ये हमारी जिज्ञासा रहती है, हमको जिज्ञासा रहती है स्पेन में क्या हुआ,
ऐसा रहती है कि आवाज थोड़ी आ रही है किस प्रांत में क्या स्थिति है, कौन सा ऑरेंज जोन है, ये हमारी जिज्ञासा रहती है। टेक्नोलॉजी ने इस जिज्ञासा को विस्तार दिया और मनुष्य की जो संसार था, जो आसपास का संसार था, वो पहले घर तक था, मोहल्ले तक था, गांव तक था, डिस्ट्रिक्ट तक था, फिर वो और बड़ा और ब्रह्मांड में हम मार्स तक कैसे जा रहे हैं, हम चांद पे क्या कर रहे हैं, ये सब जानकारी की जिज्ञासा हमको रहती है। और ये मीडिया पहले मुद्रण के माध्यम से, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, रेडियो के माध्यम से, फिर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के माध्यम से हमने टेलीविजन का आविष्कार किया, आपने फिर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आविष्कार किया, और इस प्रकार से हमने आज के डेट में हमने इंटरनेट और टेलीफोन के मिश्रण से हमने ऐसी स्थितियां पैदा कर ली कि हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर पत्रकारिता जो है हमारी उस जिज्ञासा को, उस इच्छा को, उस एक आवश्यकता को पूर्ण करता है, जिसमें हम अपने आसपास के बारे में, अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और ये जितनी पत्रकारिता है, ये सब उसी का एक बहुत बड़ा विस्तार है। और ये पत्रकारिता के कारण से आज अगर देखा जाए तो देशों की सीमाएं महत्व नहीं रखती। पहाड़ और समुद्र, पर्वत और समुद्र जो है इस टेक्नोलॉजी के कारण से एक बाधाएं नहीं बनते। और ऐसी स्थितियां बनी है कि अनगिनत व्यक्तियों से संवाद कर सकता है, अनगिनत व्यक्तियों से संवाद कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत से लोगों से संवाद कर सकते हैं और लोगों से संवाद कर सकता है। ये स्थितियां जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनी, उसके लिए आपको व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता पड़ी। पहले समाचार पत्र बने तो व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत नहीं थी। एक व्यक्ति को लगा मुझे ये काम करना है, उसने समाचार इकट्ठे करने शुरू किए, उनको छापा और बांट दिया या लगा दिया कहीं। परंतु धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया, ये कार्यकलाप इतना बढ़ा कि इसमें व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता पड़ी। और इन व्यवस्थाओं को करने के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ी, धन की आवश्यकता पड़ी। और आप देखेंगे कि हमारा जो स्वतंत्रता के पूर्व जितने समाचार पत्र थे, उनमें से अधिकांश जो है उनको अर्थ की व्यवस्था समाज ने की। या तो हमने अपने परिवार की पूंजी लगा दी, या हमारे आसपास के समाज ने हमारे समाचार पत्रों को अर्थ का सहायता की। और उस प्रकार से एक बहुत बड़ा काम पत्रकारिता ने उस समय समाज के पोषण के माध्यम से किया। आप सबको शायद ध्यान होगा कि प्रयागराज में पत्रकारों और पत्रकारिता को बहुत कुचला, तो उस समय एक विज्ञापन निकला कि एक संपादक चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एक संपादक ऐसा चाहिए जो भूखा रह सके और जेल में जाने के लिए तैयार हो। ऐसा ऐसा एक पत्रकारिता का रूप हमारे देश में आया। और हमने देखा कि स्वतंत्रता की प्राप्ति में किस प्रकार समाज को जोड़ा, सूचित किया, प्रेरित किया और यहाँ तक कि मोबिलाइज भी किया। महात्मा गांधी के संदेश छपते थे कि आज यहाँ पर गैदरिंग हो, यहाँ पर इकट्ठे होंगे और हम कानून को सत्याग्रह करेंगे और नमक का कानून तोड़ेंगे। इस प्रकार से समाचार पत्रों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। धीरे धीरे ये पत्रकारिता की व्यवस्था जो है वो और बढ़ती गई और स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों तक हमारी पत्रकारिता जो है वो राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ा साधन बना।
धीरे धीरे साधन बना और उसने बहुत बड़ा, अगर आप देखें कि जो हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का बहुत बड़ा रोल रहा। टेलीविजन में भी, जब टेलीविजन प्रारंभ हुआ उसने भी इस कार्य में दूरदर्शन के माध्यम से बहुत प्रारंभ किया। तो धीरे 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 क्या हुआ कि ये पत्रकारिता बढ़ती गई और पत्रकारिता को का विस्तार बढ़ता गया। पहले जो समाचार पत्र कम क्षेत्र में बंटता था, अब वो बड़े क्षेत्र में बंटने लगा। वो कम क्षेत्र की खबरें ना लेकर बड़े क्षेत्र की खबरें छापने लगा। इस प्रकार से पत्रकारिता को विज्ञापन के माध्यम से पोषण करने का प्रयास किया गया, टेलीविजन में भी और पत्रकारिता में भी। और इस प्रकार से पत्रकारिता में धन अर्जन करके और उसको पत्रकारिता में ही लगाने का एक बहुत बड़ा दौर चला। धीरे धीरे ऐसा लगा कि पत्रकारिता के माध्यम से जो हम पूंजी लगाते हैं उसमें लाभ भी होने लगा। लाभ होने लगा तो उस लाभ को प्रारंभ में उस लाभ को पत्रकारों में बांटा गया और पत्रकारिता को और श्रेष्ठ बनाने में किया, अच्छी मशीनें लाने में किया, पत्रकारों को के जीवन को अच्छा बनाने के लिए किया गया, उनके परिवारों की देखभाल के लिए किया गया और समाचार पत्रों में के कागज को और उसकी विषय वस्तु को सुधारने के लिए किया गया। परंतु कहीं आज से 25-30 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि एक परिवर्तन हो गया कि एक एक बहुत अच्छे बड़े भाग में पत्रकारिता के और मीडिया के एक बड़े अच्छे भाग में क्या हुआ कि लाभ के स्थान पर लोभ को हमने वरीयता देने का प्रयास किया। पहले पत्रकारिता समाज पोषित थी, फिर वो स्व पोषित हुई, फिर वो लाभ के लिए होने लगी और धीरे धीरे पत्रकारिता का एक भाग जो है वो इस प्रकार से हो गया कि उसमें पूंजी लगाओ और उससे जो लाभ मिले उसको दूसरे कामों में प्रयोग करो। आज बड़े जो घराने हैं पत्रकारिता के या मीडिया के, वहां ये कहा जाता है कि समाचार तो एक प्रोडक्ट है, उसको वो बिकाऊ होना चाहिए। जो समाचार बिकाऊ नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। हमको मीडिया के माध्यम से धन अर्जन करना है और उस धन अर्जन करके हमने उसको संग्रह करना है। कहीं ना कहीं ये जो विकृति आई है केवल हमारे समाज में नहीं आई, ये पूरे विश्व में आई है और पूरा विश्व आज इस बात पर चिंतित है कि जो समाज का संवाद है, जो आपस में हमारी वार्ता है, वो वार्ता का रूप और उसकी व्यवस्था, उसका सिस्टम किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में सारे संसार में एक बहुत बड़ा विमर्श चला हुआ है। तीसरा विषय हमारे सामने आता है कि जन संवाद। जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य की मूल आवश्यकता है, मनुष्य को कुछ ना कुछ संवाद करना है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का आधार ही समाज में रहना है। अन्य बहुत से अन्य जानवर, लगभग आप कह सकते हैं कि 99% जो यहाँ पर पृथ्वी में जीव है वो समाज में रहना उनके लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु मनुष्य और कुछ अन्य प्राणी इस प्रकार के हैं जिनको समूह में रहना, समाज में रहना ही अनिवार्य है, अन्यथा उनका जीवन संभव नहीं है। जब समाज में रहना है तो समाज में संवाद करना भी आवश्यक है, समाज में आपस में वार्ता करना भी, आपस के अनुभवों को, आपस की बात को की साझा करना भी अनिवार्य है, अपने अनुभवों को अगली पीढ़ी तक देना आवश्यक है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो संवाद हमारे लिए अनिवार्य है और संवाद के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के साथ, मानवों के साथ, समाजों के साथ जुड़े। ये जन संवाद की एक मूल प्रकृति है। जन संवाद हमको आपस में जोड़ता है और समाजों को आपस में जोड़ता है और हम एक दूसरे के
अनुभवों का लाभ उठाकर अपने जीवन को और आगे ले जाने का हमारा एक उद्देश्य ध्येय रहता है। प्रश्न ये उठता है, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि जब ये मीडिया नहीं था, जब ये समाचार पत्र, रेडियो, फिल्में और ये टेलीविजन और ये सोशल मीडिया नहीं था, तो क्या संवाद जो समाज था वो संवादहीन था क्या, या संवाद केवल मात्र सीमित उन्हीं लोगों तक था जिन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच पाती है, या जिन लोगों को हम लिख के कोई संदेश दे सकते हैं। अगर आप अपने प्राचीन भारतीय परंपराओं को देखें, प्राचीन भारतीय समाज को देखें, हजारों वर्ष के पहले के समाज को देखें, तो आप पाएंगे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनी थी कि हम समय समय पर एकत्रित होते थे, समय समय पर एकत्रित होते थे, चाहे स्थानीय तालाब पे एकत्रित हो हर एकादशी के दिन, या हर ऐसे मौके पर जब नहान होता है, या हम एक बड़ी जगह एकत्रित होते थे मेले के रूप में, त्योहार के रूप में, और 12 साल में पूरा भारत जो है, पूरे भारत के बड़े अधिक संख्या में लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ के मेले पर इकट्ठे होते थे। अगर आप कुंभ के मेले का विश्लेषण करें तो इसके मल्टीपर्पज, इसके बहुत से इससे उद्देश्य थे। एक हमारी दृष्टि से, जनसंवाद की दृष्टि से देखें तो आप इस प्रकार से इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि बहुत से जो सन्यासी और तपस्वी जो है, वो हिमालय पर्वत में और शेष स्थानों पर एकांत में जाकर जब वो तपस्या करते थे, उस समय जो उनको ज्ञान की अनुभूति होती थी, जो उनको जानकारियां मिलती थी, जो उनको जीवन समझ में आता था, जो उनको सृष्टि समझ में आती थी, उसको वो कुंभ में आकर 6 साल में या 12 साल में आकर कुंभ के मेले में जनमानस को बताते थे। और जनमानस में वो लोग आते थे जो थोड़ा सा समृद्ध होते थे या जिनका इन पे विश्वास होता था। ये पूरे भारत से, दक्षिण से लेकर और पूरे उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से, केंद्र से एक स्थान पर इकट्ठे होते थे। इन तपस्वियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, इन तपस्वियों ने जो सूचनाएं ली, ये सब सूचनाएं प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर जाकर के और अपने अपने स्थान में अपने जनमानस को ये सूचनाएं बताते थे। आप अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पिछले 10-11 साल से इस बात पे रिसर्च कर रही है कि बिना मीडिया के प्रयोग किए हुए ऐसा एक ग्रामीण के गांव के सबसे गरीब व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो बिल्कुल किसी आसपास के किसी एक्सपोजर नहीं है जिसका, उसको भी ये जानकारी कैसे मिल जाती है कि कुंभ कब है, कहाँ है, कैसे जाना है, ये जानकारियां उसको कैसे मिलती हैं। मित्रों, हमारे समाज में ऐसी व्यवस्थाएं, जनसंवाद की व्यवस्थाएं पहले थी और आज भी हैं। आज मीडिया के पैरेलल भी ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। और हमारे घर का जो एक पुरोहित या पंडित या नाई या भाट जो है, वो आज भी जो पारंपरिक परिवार हैं उनमें वो इस काम को करते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जन संवाद की परंपराएं। मीडिया ने इस जन संवाद को, अब मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, मीडिया ने इस जन संवाद को बहुत बड़ा ऐसी अकाल्पनिक विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है। अगर हम इसको एक दूसरी दृष्टि से देखें, जब हम कहते हैं कि सारा विश्व एक कुटुंब है, जब हम कहते हैं सारा विश्व एक कुटुंब है, तो कुटुंब का अर्थ क्या होता है कि कुटुंब में जितने भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से संवादित रहते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप में लग्न रहते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में भागीदारी करते हैं और एक दूसरे के जीवन की घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। कुटुंब में यही होता है। वो जीवन, कुटुंब का जो सामाजिक जीवन है, उसके कुल मिलाकर के भावनात्मक और रचनात्मक जो उसके पहलू हैं, वो मीडिया के माध्यम से हम वसुधैव कुटुंबकम की
एक कल्पना को साकार करते हुए दिखते हैं। आज जब सोशल मीडिया आ गया, अगर आप अखबार और टेलीविजन का लें तो आप ये पाएंगे कि अखबार में, समाचार पत्र में, या टेलीविजन के बुलेटिन बनाने में, या किसी फिल्म को बनाने में कुछ व्यक्ति तय करते हैं कि क्या बोलना, क्या दिखाना, क्या लिखना, और वो हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। ये कुछ लोग अनगिनत लोगों को, इनफाइनाइट लोगों के साथ संवाद करते हैं। इसमें कुछ डिस्टॉर्शन है, क्योंकि वो कुछ लोग जो हैं वो आवश्यक नहीं है वो ऑब्जेक्टिव हो, वो निष्पक्ष हो, वो कहीं ना कहीं स्वार्थहीन हो। ये भी संभव है कि वे लोग किसी एक प्रकार की वस्तुओं का विश्लेषण करने, बिक्री करने वाले हों, एक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हों, या अपने व्यक्तिगत समाज को जोड़ने या तोड़ने का काम करते हों। जो ये सोशल मीडिया आया, जो हमारे हाथ में आज एक छोटे से यंत्र के रूप में हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से भी आज मैं हरियाणा में बैठा हुआ और उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रांत के साथियों से ही केवल वार्ता नहीं कर पा रहा, परंतु इसमें बहुत से अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, और प्रयास करें तो पूरी दुनिया भी के लोग भी इससे जुड़ सकने में क्षमता रखते हैं। ये जो जनसंवाद और पत्रकारिता का जो एक मेल हुआ, इसके कारण से एक 5 पायलट में बहुत बड़ी एक व्यवस्था बनी, जिसने पूरे मानव समाज को जोड़ने का प्रयास किया। परंतु आपको सबको मालूम है कि ये एक दुधारी तलवार की तरह है। एक समय समय पर मीडिया का, सोशल मीडिया का, अखबारों का, टेलीविजन का, फिल्मों का एक भाग लगातार समाज को तोड़ने में लगा है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो पूरा मीडिया है समाज को जोड़ता है, समाज को समझाता है, समाज को प्रेरित करता है, और समाज को लामबंद भी करता है। अब आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने 10-15 मिनट में टेलीविजन पर आकर के और अन्य माध्यमों से आकर हम सबसे आग्रह किया कि आप एक दिन शाम को आप दिया जलाइए, थाली बजाइए, और पूरे भारत ने उसको माना। ये जो मोबिलाइजेशन है ये मीडिया के माध्यम से संभव हुई। परंतु साथ ही साथ ये भी है कि कुछ लोग इसको मानवता के विरोध में, समाज के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में प्रयोग भी करते हैं। हमारे सामने हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मीडिया का प्रयोग लोगों को, समाज को तोड़ने, गुमराह करने के लिए और गलत कामों के लिए प्रेरित करने के लिए, लामबंद करने के लिए भी किया जा सकता है। जब आपने तबलीगी जमात का घटनाक्रम देखा तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक मीडिया के एक हिस्से ने किस प्रकार हमको, हमारे समाज को, दो समुदायों को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया। आवश्यकता इस बात की है कि कहीं ना कहीं हम इस बात से सावधान रहें। एक चर्चा में आया था, मैं वो बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में विष निकला, विष के बाद अमृत निकला। परंतु मित्रों, उस समय क्या हुआ? सभी देवताओं ने, सभी सज्जन पुरुषों ने इस बात की चिंता प्रकट की कि यदि दैत्यों को भी अमृत मिल गया तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी, असंतुलन फैलेगा, और ये जो सृष्टि है इसका संहार होना निश्चय हो जाएगा। और किस प्रकार प्रयास करके उस समय भी इस दुर्जन शक्ति को हमने टैकल किया था, उसका मैनेजमेंट किया था। आज भी जब हम मीडिया के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का, समाज के पुनरुत्थान का, समाज को आगे और ले जाने का
परम वैभव की संकल्पना को साक्षात करने का पूरा प्रयास मीडिया के माध्यम से और नॉन मीडिया के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे ही समाज का एक वर्ग और कुछ वैश्विक शक्तियां इस ओर भी काम कर रही हैं कि हम भारतवर्ष जो है वो कहीं उठ ना जाए, भारतवर्ष कहीं जो विश्व की नेतृत्व को संभालने के लिए जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है, वो कहीं हो ना जाए। अगर उसको होना भी है तो उसको किस तरह से विलंबित किया जाए। तो हमको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि हमको कैसा मीडिया चाहिए। हम जन संवाद के लिए हम कैसा मीडिया चाहिए उसकी बात करें तो अपने को एक बात ध्यान में आती है कि हमको नारद के जीवन से हमको बहुत ही बड़े पाठ सीखने को मिलते हैं। नारद के जीवन को जब हम एक पत्रकार या रिपोर्टर के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो उनके साथ शायद अन्याय है। नारद को देखिए, नारद जैसे मैंने कहा कि कहीं भी वो एक्सेस थी, वो कहीं भी जा सकते थे और उनकी स्वीकार्यता भी थी। वो रावण के पास जाते थे, रावण भी तो स्वीकार करता था, कंस भी स्वीकार करता था, दैत्यराज भी स्वीकार करते थे, भगवान विष्णु भी स्वीकार करते थे, राम भी स्वीकार करते थे, कृष्ण भी उनसे पूछते थे। ये उनकी जो उनकी एक्सेस और एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी पहुंच और उनकी स्वीकार्यता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण की बात है। इसके साथ ही आप इस बात पर ध्यान दें कि नारद ने जो कभी कोई बात कही, किसी राजा महाराजा, किसी महापुरुष, किसी आम व्यक्ति ने भी उसको ये नहीं कहा कि नारद जी क्या आप सच कह रहे हैं, क्या नारद जी इसका उदाहरण, इसका आप प्रमाण दे सकते हैं। नारद ने जो कह दिया वो अंतिम प्रमाण था। नारद कहेंगे तो सत्य ही कहेंगे, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। ये तीसरी बात जो नारद के जीवन से सीखने वाली है वो भाषा स्पष्ट और सरल होनी है, जिससे एक ही संवाद के दो अर्थ ना निकले। विद्वानों को ऐसा मालूम है कि संस्कृत में जो कुछ भी लिखा जाता है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, परंतु नारद के जो भक्ति सूत्र हैं उसके बारे में विद्वानों का ये कहना है कि नारद के किसी भी भक्ति सूत्र के एक से अतिरिक्त कोई अर्थ निकाला नहीं जाता। तो नारद का जो भाषा का प्रयोग है और भाषा की प्रस्तुति है वो भी हमें सीखने की बात है। उसमें वो अपनी बात को नमक मिर्च लगाकर चटपटा लगाने के प्रयास में नहीं रहते थे, ना ही वो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में लगाते थे। जब तक किसी बात की सत्यता पर उनको विश्वास नहीं होता था वो उस बात को आगे नहीं करते थे। ये बात भी हमें ध्यान देने बातें है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और आज भी हमको इसके बारे में सीखना चाहिए कि नारद के संवाद में समाज का, मानवता का, सृष्टि का अंतिम हित हमेशा ध्यान में रहता था। कोई घटनाक्रम अंत में क्या परिणाम निकालेगा वो उनके दृष्टि में रहता था। इसीलिए कभी कभी हमको लगता है कि नारद ने शिव और सती में कुछ मनमुटाव कराया या रावण को भड़काए या कंस को 8 संतानों को मारने का प्रयास किया। अगर हम नारद के कम से कम 400-500 संदर्भ हमारे प्राचीन ग्रंथों में आते हैं, किसी भी संदर्भ को ले लीजिए, जो अंतिम परिणाम है वो सृष्टि के हित में है, सृष्टि के नियमों के अनुसार है और सृष्टि के मानव जाति के हित में है। तो पत्रकारिता में जैसे कि कई बार कहा भी गया है
कि सत्य को उजागर करना पत्रकारिता का, केवल पत्रकारिता का नहीं, हर विद्वान का एक कर्तव्य है। झूठ को नहीं बताना और झूठ को समाप्त करना ये भी हर पत्रकार का और हर विद्वान का कर्तव्य है। परंतु प्रश्न जब उठता है कि जब ऐसा सत्य हो जो समाज हित में ना हो, उसका क्या करना। हमारे यहाँ है कि सत्यम ब्रूयत, अर्थात सत्य को बोलिए, असत्य को मत बोलिए, परंतु जो सत्य समाज को तोड़ता हो उसको नहीं बोलना चाहिए। ये हमको नारद के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। तो जन समुदाय, जन संवाद के लिए मीडिया का प्रयोग, और मीडिया के प्रयोग के लिए नारद के जीवन से लेना, और नारद का पूरा जीवन अर्थविहीन था। अर्थविहीन अर्थात उसके जीवन में धन का कोई उपयोग नहीं था। तो क्या जन संवाद के माध्यम मीडिया, क्या समाज पोषित हो सकते हैं? क्या उनको बिजनेस और इंडस्ट्री का पैसा लेना आवश्यक है? क्या वो करता है जिस प्रकार से मंदिरों को पोषित करता है, जिस प्रकार मस्जिदों और चर्चों को पोषित करता है, क्या उस प्रकार से जन संवाद और मीडिया भी हमारे पास जन पोषित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अंत में मैं एक पंजाब की लोक संस्कृति का उदाहरण देते हुए लोक नृत्य और लोक गीतों की भरमार है, और उनमें से एक है जिसको हम बोलते हैं बोली और भांगड़ा, दोनों का मिक्सचर है। बोली में क्या होता है कि एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसने ठेठ पंजाबी पहनी होती है, उसने लट लिया होता है, और वो जो आसपास के लोग, जो दर्शक होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि वारी वर्षी खटन गया सी खटके की ले आया, अर्थात 12 वर्ष अर्थात कई वर्षों से तू अपने गांव से, अपने जगह से बाहर गया हुआ था, वहां से क्या लेकर। और पारंपरिक रूप से वो व्यक्ति जो कि मेन परफॉर्म होता है, वो कोई एक वाक्य बोलता है जिसमें गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के शिक्षाओं का कुछ ना कुछ एक वाक्य में उसको संदेश होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से पूरे पंजाब में एक सदाचार का संदेश पूरे पंजाब के जनों में जाया करता था सैकड़ों वर्षों से। परंतु उसके बाद जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे समझने के लिए है। जब वो बोल देता है कि बारी बरसी खटन गया सी खट के लिया, और कुछ बोलता है, और उसके बाद वही व्यक्ति जो मेन परफॉर्मर है वो 3 प्रश्न पूछता है ऑडियंस से। वो पूछता है कि मैं झूठ बोल लिया, की का अर्थ पंजाबी में होता है क्या मैंने झूठ बोला। तो जब वो ऑडियंस जो है उसके चारों तरफ जो सैकड़ों लोग होते हैं, वो एक स्वर में बोलते हैं और नृत्य करते हुए, भंगड़ा करते हुए बोलते हैं, कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। वो कहते हैं नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने सच बोला। इसके बाद वो पूछता है कि मैं कुफ्र तो लिया। कुफ्र तो लिया मतलब क्या मैंने कोई इमोरल बात कर दी, क्या मैंने कोई अनैतिक बात कर दी? तब भी सब लोग उसको कहते हैं कोई ना भाई, कोई ना, और साथ में नृत्य करते हैं। और तीसरी बात वो पूछता है कि मैं जहर को लिया, क्या मैंने समाज को जीवन में जहर डाला क्या? और तब भी सब लोग ये कहते हैं कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। तो अगर हम नारद के जीवन से लेते हुए और आज की पत्रकारिता के माध्यम से अपने समाज को अधिक से अधिक जोड़ करके, प्रेरित करके, और समाज के हित में उसके कर्तव्य बने, उसका काम बने, ऐसी व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें सत्य, नैतिकता और राष्ट्रहित, ये 3 सिद्धांत जो हैं सर्वोपरि करने पड़ेंगे। जिसके कारण से अगर पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं से पूछे कि मैंने झूठ तो नहीं बोला, मैंने कुफ्र तो नहीं तोला, मैंने जहर तो नहीं घोला, तो उसको
बिना किसी संकोच के हम सब कह सकें नहीं भाई, तुमने तो सच बोला, समाज को जोड़ने का कार्य किया और समाज में नैतिकता का काम किया। इतना हम अब जब कहेंगे तो हमारी पत्रकारिता, हमारा मीडिया जो है वो नारदमय हो जाएगा। और वो नारदमय जब मीडिया हो जाएगा तो एक नए कि ना केवल मीडिया की रचना बनेगी परंतु एक नए समाज की भी रचना बनेगी। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत।